आम तौर पर प्रदूषित पानी पीना व संक्रमित और बासी भोजन का सेवन करना टाइफाइड होने की मुख्य वजह है। और टाइफाइड एक ऐसा संक्रामक रोग है, जैसे किसी घर में एक सदस्य को टाइफाइड होने पर घर के अन्य सदस्यों से भी इसका होने का खतरा होता है। मौसम में बदलाव और कुछ गलत आदतों के कारण इस बुखार के वायरस बहुत परेशान करते हैं। और टाइफाइड से तेज बुखार से जुड़ा रोग है, जो साल्मोनेला टाइफाई बैक्टीरिया द्वारा फैलता है। और चलिए हम लोग चलते हैं डॉक्टर अरुण कुमार के पास और जानते हैं इसका लक्षण और इनके निदान के बारे में। जैसा पहले ही बताया जा चुका है, टाइफाइड फीवर बहुत ही कॉमन है समाज में। और ये दिन पर दिन बढ़ता ही जा रहा है बजाय कि घटने के। इसके पीछे मुझे लगता है कि प्रदूषित माहौल, जैसा कि आपने बताया, और बहुत सारे नॉन हाइजेनिक एरिया हैं अभी भी समाज में, बहुत सारे जहाँ की पीने का पानी काफ़ी प्रदूषित है। और ये समाज में बजाय घटने के, आइदर ड्यू टू नेग्लिजेंसी और ड्यू टू अनअवेयरनेस, ये काफ़ी बड़े मात्रा में खास करके बच्चों में। और ये डायग्नोसिस ऑफ एक्सक्लूजन है, जब लगता है कि फीवर किस वजह से ये नहीं समझ में आ पाता है, तो या तो टाइफाइड या टीबी हम लोग समझते हैं। तो टीबी में तो हम लोग देखते हैं कि कफ का सिम्टम रहे तो उसकी ओर जाते हैं, लेकिन अगर डायरिया के साथ, वॉमिटिंग के साथ, कॉन्स्टिपेशन के साथ पेशेंट प्रेजेंट करता है, तो इस और फीवर हाई लेवल का फीवर हो, 103 या 104 डिग्री फ़ारेनहाइट, देन यू कैन सस्पेक्ट फॉर द टाइफाइड फीवर। अभी हाल ही में मेरे एक पेशेंट है जो कि मैंने ट्रीट भी किया है। मैं इससे पूछूंगा, छोटू, कैसा लगता है, क्या दिक्कत हो रहा था, क्या क्या दिक्कत होता है आपको? हमको उल्टी टाइप से लगता है, बुखार भी हमको हाँ है, हमको अच्छा नहीं लगता है। हाँ, ठीक है। तो ये काफ़ी कॉमन है, काफ़ी कॉमन समस्या है। सो दैट इस जैसा कि इसके शब्दों में बताया, ये कॉमन एज ग्रुप है। ये इस एज ग्रुप में जनरली पेशेंट जो एज है कॉमन है, जिसमें कि हाई ग्रेड फीवर, इनिशियल टाइम में कॉन्स्टिपेशन, पेन एब्डोमेन, एडल्ट में भी ये चीज़ है। और जैसा कि प्रदूषित पानी पीने से ये इंटेस्टिन के थ्रू प्रवेश करते हुए इनिशियल टाइम में जो इंटेस्टाइनल हेमरेज कराता है, इंटेस्टाइनल परफोरेशन बाद में हो सकता है। और ये अगर ये ब्लड सर्कुलेशन के थ्रू हमारे अदर ऑर्गन में, जैसा कि गॉल ब्लैडर, पेयर्स पैचेज जो है, उसमें इन्वॉल्व करता है, लिम्फ नोड्स, लीवर इज़ अ कॉमन ऑर्गन टू बी इन्वॉल्व, स्प्लीन। और ये देखा गया है कि इसके जो कॉम्प्लिकेशंस है जनरली परफोरेशन के रूप में, और किडनी इन्वॉल्वमेंट भी किसी किसी पेशेंट में देखा गया है। ये इट इज़ मच मोर कॉमन। और जो रिस्क ग्रुप है, जो जनरली जो माइक्रोबायोलॉजिस्ट जो कि हैंडल करते हैं, बैक्टीरिया को हैंडल कर रहे हैं, उनमें देखा गया है, या जो ट्रैवलर हैं, जो जिनको ट्रैवलिंग की आदत है, जो हाई ट्रैवलिंग कार से, बाइक से मूव कर रहे हैं, तरह तरह के एनवायरनमेंट में जा रहे हैं, उनमें ये चीज़ बहुत ही कॉमन तरीके से पाया जाता है। और इसमें कुछ दवा भी है जो बेसिकली एजिथ्रोमाइसिन या फ्लोरोक्विनोलोल, क्लोरामफेनिकॉल भी किसी ज़माने में काफ़ी फेमस था। सेफेलोस्पोरिन ग्रुप की दवा भी काफ़ी हद तक इसमें कारगर है। एंड लास्ट बट नॉट द लिस्ट, मैं ये कहना चाहूँगा कि जो सिम्टम है, इसका सिम्टम अपार्ट फ्रॉम द जीआई सिम्टम, कन्फ्यूजन, ऑब्टेंडेशन, डेलीरियम भी हो सकता है। और इस चीज़ को दिमाग में रखना होगा डायग्नोसिस बनाते समय, कि हाउ टू हैंडल द डिजीज, एंड देन वी कैन गो फॉरवर्ड एज अर्ली एज पॉसिबल। और डॉक्टर चंदन, आप कुछ बताएं इसके बारे में।
जैसा कि आपने बताया, लक्षण जो है इसका धीरे धीरे शुरू होने की संभावना है। अक्सर जो बैक्टीरिया है उसके संपर्क में आने का कम से कम जो है 1 से 3 सप्ताह के बाद जो है इसका असर दिखाई देता है। हाँ, जो इनका इंक्यूबेशन पीरियड है वो 1 से 3rd वीक तक का रहता है। और इसमें जो स्टार्टिंग में जो क्या होगा कि आपका जो बुखार है वो 104 डिग्री ये रहेगा। उसके साथ साथ हेडेक रहेगा, उल्टी लगना, सर में ये कमजोरी और थकान होगा, या मांसपेशी सब में भी दर्द होने लग जाता है। और इसके बाद जो है दस्त या कब्ज, उसका भी सिम्टम्स बना रहता है। तो इसके जो ये जो होता है, तो इसमें आप किस तरह से जो एक घरेलू जो है, जो कि बचाव के लिए आप क्या किस तरह का मैसेज देंगे? जैसा कि आपने बताया और ये सिद्ध भी हो चुका है कि ड्यू टू पुअर सैनिटेशन, पुअर हाइजीन, पुअर वाटर मैनेजमेंट, infection, these are the common causes for typhoid or enteric fever. Enteric fever, it is also very common term for the, and Salmonella typhi or Salmonella paratyphi are the serotypes which are generally responsible for the typhoid fever. So you have to make the environment bacteria free. What you are taking either through the food or water, that should be free from any sort of bacteria, that is enterococci. It is enterococci bacteria, so that should be without any sort of bacteria, so that we can be safe from typhoid fever. तो इसके लिए गर्म पानी अगर कर सकते हैं, पानी आजकल आरओ वगैरह आया हुआ है, दैट इज मच comfortable and reliable for the prevention of the typhoid fever. Apart from that, we have for the gloves, we have to make a barrier. Barrier means जो हम लोग एक दूसरे को फैलाते हैं बीमारी, आइदर वी हैव टू यूज़ द ग्लव्स और द फिंगर का जो यूज है, या अगर कोई कैरियर है, इससे हम लोग को ध्यान देना है, ये कैरियर के रूप में ही पाया जाता है। देखा गया है कि बहुत सारे डेवलप्ड कंट्रीज़ में जहाँ की ये इराडिकेट हो चुका है, वहाँ कभी कभी इसलिए पाया जाता है क्योंकि डेवलपिंग कंट्री से लोग जाते हैं एंड दे आर द कैरियर, और वहाँ पर बीमारी फैल जाती है। इस चीज़ को ध्यान में रखना है। इसमें एक बहुत दिलचस्प कहानी भी हुआ करती थी, जैसे कोई सर्वेंट था मैरी, एंड वो ड्यू टू प्योर हाइजीन वो रसोइया का काम करती थी, और वो काफ़ी हद तक इंग्लैंड में, जहाँ तक याद आ रहा है मुझे, कि फैला। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना है कि कैरियर को कभी भी इस बीमारी से फैलने से रोका जाए। दूसरी बात है, वैक्सीन भी मार्केट में आई है जो कि 40 to 60% केस में अप टू 2 years ये प्रिवेंट करता है। इस वैक्सीन को हम लोग यूज कर सकते हैं जहाँ ये इंडेमिक है, जहाँ शक है हम लोगों को, देन वी कैन, अपार्ट फ्रॉम दैट ट्रीटमेंट, अगर बीमारी हो जाती है तो इसके लिए आपका जो ट्रीटमेंट रेजिमेन है, जो कीमोप्रोफिलैक्सिस है, कीमोथेरेपी है, उसको हम लोग को लेना है। और बहुत ही कॉमन दवा हुआ करता था क्लोरामफेनिकोल इनिशियल टाइम में, बाद में सेफालोस्पोरिन ग्रुप की दवा आई, फ्लोरोक्विनोनोल, सिप्रोफ्लोक्सासिन, ये सब वी कैन गो फॉर एज अल्टरनेटिव। एंड मैं गुजारिश करूँगा अपने व्यूअर्स से, दर्शकों से, कि जितना ज़्यादा सैनिटेशन पर ध्यान दें, बैरियर मेथड को अपनाएं, हाइजीन को अपग्रेड करें, सो दैट कि हम टाइफाइड फीवर के शिकार ना हों। थैंक यू। हाँ डॉक्टर चंदन, जैसा कि बताया जा चुका है कि टाइफाइड फीवर अनट्रीटेड केस में कॉम्प्लिकेशन भी कराता है, परफोरेशन कराता है, अपार्ट फ्रॉम फीवर एंड अदर सिम्टम्स। तो व्हाट यू एडवाइस फॉर पर्सनल हाइजीन एंड अबाउट द डाइट? जैसा आपने बताया डाइट के बारे में, तो डाइट का जो स्पेशली जो है इसमें करना क्या है कि जितना गर्म भोजन है, जो आप बासी और ठंडा खाना इसमें परहेज करना है।
और गर्म भोजन और कच्चा फल हो गया या कच्चा सब्जी, उससे उससे भी परहेज करना है। यदि आप कच्चा फल खाते हैं उसको उबाल के खाइए। यदि पानी पीते हैं तो गर्म पानी पीजिए, और जैसे आपने बताया आरओ का, तो ये भी सही है। और इसमें क्या है, कुछ जैसे कि बहुत सारा पेशेंट पूछते हैं कि दूध पीना चाहिए या नहीं पीना, तो आप पी सकते हैं दूध, गुनगुना दूध, उसमें हल्दी डाल करके उसको यूज कर सकते हैं, सूप का यूज कर सकते हैं। दूसरा, पत्ता गोभी और जो ये एक गोभी है, वो सबसे परहेज करना चाहिए। और इसमें जो स्पेशली जो है, आप फीवर के बाद क्या होता है कि डिहाइड्रेशन हो जाता है। यदि आपका ये टाइफाइड है तो उसमें डायरिया का सिम्टम्स दे रहा है, तो इसमें आपका बॉडी जो है डिहाइड्रेट होगा। उसके लिए आपको वाटर का जो एडेक्वेट अमाउंट है उसको लेना है। और आप इसके अलावे जो है डाव का भी यूज कर सकते हैं, नारियल पानी जो है उसको यूज कर सकते हैं। तो इस तरह को डाइट में आप इन्वॉल्व कर सकते हैं ये सब चीज़ों को। थैंक बता दे तो हम करेंगे।